केरला स्टोरी से मैंने कुछ पैसा कमाया। जो पैसे आए उस पैसे से मैंने सिनेमा में लगाया। एक भारतीय सिनेमा बनाया। जब मेरी नाम बहुत हो गया, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो छपता है, और केरला स्टोरी के बाद तो मेरे घर में भी कैमरा में मेरा पहुंच गए थे। तो आज भी मेरी भाई दीदी जो लोग घर में हैं उनको पूछा जाता है आपके भाई फिल्म बनाते हैं, अच्छा और क्या करते हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द अदर वेल्थ को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और आप वर्ल्ड बैंक के सबसे चहीते फिल्मकार हुआ करते थे। ये कोई प्रोपागेंडा फिल्म नहीं था, ये मेरा आरएसएस बीजेपी के साथ मेरा रिलेशनशिप से पहले से काम किया गया एक रिसर्च वर्क है। केरला स्टोरी 2 महीना सेंसर ऑफिस में पड़ा रहा, सेंसर नहीं मिल रहा था। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा अखबार अमर उजाला का डिजिटल चैनल amarujala.com। आज हमारे साथ एक खास अतिथि हैं फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन जी। सुदीप्तो सेन जी की 2 फिल्में मैं आपको यहाँ पे जिक्र करूँगा, द केरल स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी। ये 2 फिल्में आप लोगों ने बड़े पर्दे पर हाल ही में देखी हैं। केरल स्टोरी तो कमाल की फिल्म रही है जिसने 25 करोड़ की लागत से 300 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे। सुदीप्तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमने आपका परिचय तो 2 फिल्मों से दिया, लेकिन मैं तीसरी फिल्म से बात की शुरुआत करता हूं, जिसके लिए आप कान फिल्म फेस्टिवल गए थे और वहां पे यूरोपियन फिल्म कमीशन ने आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया ऑफिशियली। चरक जो फिल्म है, जितना मैंने सुना है कि ये जो हिंदुस्तानी कहानियां हैं और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय एक ख्याति रही है इन कहानियों की, वैसी जैसे कांतारा है एक, ये RRR है, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी एक लेकर के आप आए हैं चरक। आप बताएं उसके बारे में। पंकज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे आपकी पॉपुलर शो में लेके आए। उससे पहले आपकी सवाल की जवाब देने से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। नंबर 1, मेरी जर्नी केरला स्टोरी या बस्तर द नक्सल स्टोरी से नहीं, काफ़ी पहले शुरू हुई थी। अगर मौका मिले तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चरक का एक जेनेसिस है। जेनेसिस ये है कि चरक सिर्फ एक फिल्म जो केरला स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी की सक्सेस के बाद कुछ सोचा गया कुछ आइडिया नहीं है। ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में था। आपको जान के हैरानी होगी, मैं एक मलयालम लैंग्वेज पे एक फ़िल्म बनाया था। एक बंगाली मलयालम लैंग्वेज पे फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि था। तो उस समय से मुझे जो केरला की कल्चर, केरला की सिनेमा, केरला की साहित्य, कविताएं, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लगा था। और उस समय की बात है जब मैं फिल्म की स्टूडेंट था, फिल्म सीख रहा था। उस समय पे आदुर गोपाल कृष्णन, शाहजी करून, जी अरविंदन, इनकी फिल्म देखता था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि भारतीय सिनेमा, हमारी देश की सिनेमा, दुनिया की एक सिनेमा की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से गायब होने लगे। एंड मेरी फिल्मों की जरिए बार बार मुझे विदेश जाना पड़ रहा था, और विदेश में जब भी मैं भारतीय सिनेमा के बारे में बात करते थे तो एक उनके लिए एक ऑब्सक्योर कमोडिटी लगता था। ऐसे कि लगता था कि इंडिया में फिल्म बनता है, ये लोगों को जानकारी नहीं था। तो मुझे मेरी भारतीय फिल्मों में भारतीयता की बात जो है, एग्जैक्टली, यहाँ पे बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, कॉलीवुड है, मॉलीवुड है, लेकिन भारतीय सिनेमा नहीं है। इंडियन सिनेमा नहीं है। जैसे आप इरानियन सिनेमा देखेंगे ना, इरानियन सिनेमा को ईरान वुड नहीं बोलते हैं, या जर्मन सिनेमा को जर्मन वुड नहीं बोलते हैं। लेकिन मुझे जब इसको कारण ढूंढने लगा, मुझे लगा कि जो हमारी देश की सिनेमा की कंटेंट है ना, उस कंटेंट से भारतीयता गायब था। तो मैं बहुत पहले चरक जैसे फिल्म करना चाहते थे, लेकिन तब इस तरह की फिल्मों के लिए पैसा जुगाड़ करना, सपोर्ट सिस्टम बनाना डिफ़िकल्ट था। केरला स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी मुझे ये जगह दिया कि मैं रेलिवेंट होने लगा इंडस्ट्री में, लोग मेरी बात सुनने के लिए इंतज़ार करने लगे। तो ये मौका था वो समय की बात को आप लेके आना, और मैंने ये कसम खा लिया कि मेरी सिनेमा में मैं भारत की बात करूँगा, देश की बात करूँगा, देश की वो बात करूँगा जो दुनिया के सामने ले जाने से हमारी देश की, जो मशहूर गाना है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनाना मेरे लिए एक चैलेंज बन गया। और केरला स्टोरी से मैंने कुछ पैसा कमाया। आपने ये बहुत बड़ी बात है। 300 करोड़ रुपया कमाए, तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिला था।
तो मैं कोई मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था। जो पैसे आए उस पैसे से मैंने एक भारतीय सिनेमा बनाया जो दुनिया के सामने, और यही कारण है जो आज जो बर्लिन में तो कुछ छोटे ऑडियंस के सामने मैंने फिल्म दिखाया, लेकिन कान में बहुत सारे ऑडियंस के सामने फिल्म दिखाने को मौका मिला। हालांकि मेरा ऑफिशियल स्क्रीनिंग नहीं था, मेरा कुछ इनविटेशन स्क्रीनिंग था यूरोपियन फिल्म कमीशन, क्योंकि मैंने यूरोपियन को प्रोडक्शन पहले कर चुका हूँ, तो उन्होंने मेरी फिल्म देखने के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग था। और थैंक्स टू NFDC भारत पवेलियन, वो लोगों ने ऑफिशियल लॉन्च की हमारी फिल्म की पोस्टर ट्रेलर। तो जिस तरह की मुझे रिस्पॉन्सेस मिला, तो मुझे लगा कि मैंने वो सर्विस दी हमारी देश के लिए जो कहानी बहुत पहले से बोलना चाहिए था। और आज जो स्ट्रगल कर रहा है इंडियन सिनेमा, बातें हो रही है मेन स्ट्रीम सिनेमा की बातें हो रही है कि पिछले साल सिर्फ 4 हिंदी फिल्म पैसा कमा पाए, बाकी जो 2,500 फिल्म बना एक साल में, कोई फिल्म अपना इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं कर पाए। तो मुझे ये लगता है चौरक बना कि मैं पता नहीं किस तरह की रिएक्शन आप लोगों ने इसके देंगे या लोगों को कैसे लगेगा, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ, पहला कामयाबी जो है वो विदेशी दर्शकों को बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे कि इस तरह की परंपरा की। चौरक जो है, एक तो चौरक लेके एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि चौरक मुनि जो है, चौरक ऋषि जो बहुत एंशियन भारत की एक बहुत बड़े मेडिकल साइंस के लिए साइंस की एक एक्सपोनेंट थे, और उनकी चौरक संहिता बहुत फेमस किताब था। ये फिल्म उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। ये चौरक एक फेस्टिवल है जो बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा में ये फेस्टिवल चैत्र महीना, तो तंत्र से जुड़ा हुआ है। ये तंत्र से जुड़ा हुआ है। ये एक बेसिकली माँ काली और शिव जी की एक सेलिब्रेशन है चैत्र संक्रांति में। मुझे पोस्टर देख के ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसा होगा। ये बेसिकली माँ काली और शिव जी की तंत्र साधना की एक सेलिब्रेशन है, जहाँ पे 2 पार्ट है। एक इसकी सेलिब्रेशन पार्ट है जहाँ पे भारतीय संस्कृति की जो मास्क कल्चर, पेंटिंग्स की, रूरल पेंटिंग, लोक कलाएँ जितने हैं उसकी एक सेलिब्रेशन होता है। उसके जरिए माँ काली और शिव जी की जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज और लीजेंड्स है उसको डिपिक्ट किया जाता है। और एक पार्ट है जो तंत्र साधना होता है, जो तंत्र साधना हिमालय की अघोरी बाबा और नागा साधुओं की जो परंपरा है वो प्रैक्टिस किया जाता है। सो इस पूरे जो फेस्टिवल की एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है विश्वास, फेथ। तो मेरी फिल्म की इंग्लिश मीनिंग अगर आप पूछे तो वो है फेयर ऑफ फेथ। सो बेसिकली ये हमारी विश्वास की मेला जो मुझे लगा कि एक आइडियल समय है, क्योंकि दुनिया में आज के तारीख में जो भी, जहाँ पे भी युद्ध है, लड़ाई है, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक शब्द सबसे ज़्यादा इसकी फिलोसॉफिकल बैकड्रॉप रहता है, वो है फेथ। तो मुझे लगा कि फेथ के बारे में हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता क्या सोचते हैं, इसके बारे में एक कमेंट्री करना ज़रूरी है। तो चरक फिल्म जो है वो तो अभी रिलीज़ होनी बाकी, अभी रिलीज़ होगी। अभी तो सुजीतों के पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं विदेश से कि हमारे यहाँ फिल्म रिलीज़ कीजिए, हमारे यहाँ रिलीज़ कीजिए। हम देखते हैं तो शुभकामनाएं दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में रिलीज़ हो एक भारतीय फिल्म। लेकिन अभी मैं केरल स्टोरी की भी बात करूंगा, बस्तर द नक्सल स्टोरी की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले हम ले चलते हैं आपको सुजीतों के उस दौर में जहां पर इन्होंने एक बार लेह से लेकर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी यात्रा पैदल की है, 3000 किलोमीटर की। और भी बहुत सारी यादें हैं सुजीतों के पास अपने बचपन की, जवानी की। जवान तो अब भी है माशाल्लाह। हम वहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे जहाँ तक पता है कि आपकी जो पैतृक भूमि है, आपका जो परिवार है, वो आज के समय का जो बांग्लादेश है, वहाँ पे आपकी पैतृक भूमि है। और जिस दिन देश का बंटवारा हो रहा था, जिस रात को 14 अगस्त 1947 को, उस रात में आपका परिवार उस ज़मीन को छोड़ करके वहाँ आया जहाँ अब आप रहते हैं। मेरे परिवार नहीं, एक्चुअली मेरी परिवार
पहले से ही आना शुरू हो गया था। हमारी बहुत बड़े जो उस समय पे था जॉइंट फैमिली हुआ करता था, हमारी फैमिली की आधा पहले ही आ चुके थे। मेरी मम्मी और पापा की जो शादी था वो 14 अगस्त 1947 में हुआ था। क्या बात और शाम को बंगाली परंपरा में शाम को शादी होता है। वो शादी होने के बाद उनको रात को 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे ईस्ट पाकिस्तान दैट इज पूर्व पाकिस्तान बन जाना था, तो 12 बजे से पहले अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो वो लोग आ नहीं पाते, क्योंकि वो बांग्लादेशी हो जाते, पाकिस्तान पूर्व ईस्ट पाकिस्तानी हो जाते। तो मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ था मोहम्मद में। मोहम्मद नॉर्थ पाकिस्तान की, नॉर्थ बांग्लादेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी बांग्ला की, हमारी पोर्शन भारतवर्ष की बांग्ला की जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सो मेरा जो अभी जो घर है जहाँ पे मेरी जन्म हुआ था वो है जलपाईगुड़ी शहर। वहाँ से 16 किलोमीटर का दूरी था बांग्लादेश बॉर्डर। तो बैलगाड़ी से, मेरे पास 2 मिनट टाइम है बोलने की। बैलगाड़ी शादी के बाद जब लोग खाना वाना खा के चले गए रात को 9 साढ़े 9 बजे, बैलगाड़ी से ये लोग मोहम्मद सिंह से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हुए थे। आपको अगर बांग्लादेश की मैप याद है, मोहम्मद सिंह से नोआखाली का डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस 40-45 किलोमीटर होगा, जहाँ पे वो दंगे हो रहे थे उस समय वहाँ पर। उस समय भयंकर दंगा था और गांधी जी वहाँ पे था। तो आपको समझ में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सिचुएशन क्या होगा। तो फ्रेंच से मेरी मम्मी और पापा की बैलगाड़ी क्रॉस कर रहे थे और दूल्हा दुल्हन के बेश में वो लोग एक साथ करीबन 50-60 बैलगाड़ी की लाइन से जा रहे थे, उनमें से वो लोग थे। आप विजुअली समझ सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दर्द, विजुअली बहुत स्टनिंग होगा, लेकिन इसके अंदर जो दर्द था ना, जो दर्द हमारी परिवार, मुझे लगता है दोनों बंगाल की परिवार आज भी वो दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि इस देश को बंटवारा करना कोई सुखद एक्सपीरियंस तो था नहीं। मुझे आपके पिताजी शायद बंगाल प्रोविंशियल बैंक, मेरा पिताजी बंगाल प्रोविंशियल बैंक में था। लेकिन मैं कंप्लीट कर लूँ, आप जी अरविंदन का एक फिल्म है वास्तुहरा। वो वास्तुहरा एक ऐसा फिल्म था, आज भी मुझे रोंगटे खड़े होते हैं वास्तुहरा का नाम से, कि पहले बार जो बंगालियों की जो एस्पिरेशन है ना, जो मैंने आपको बताया था कभी कि मेरी पापा ऑलवेज, मतलब उनका बिलीव था कि 2 जर्मनी अगर एक हो सकता है तो 2 बांग्ला भी एक हो सकता है। तो वास्तुहरा पहला डिपिक्शन था एक देश को 2 टुकड़े करना। वास्तुहरा होने का जो दर्द है वो हर बंगाली कैरी करता है। ये जो कैरी करने वाली जो बात है ना, ये जो पैशन है, अपने ज़मीन छीन लेना, उद्वास्तु या रिफ्यूजी बन जाना, ये एक बहुत बड़ा दर्द की कहानी है। और आप देखेंगे, मतलब ये एक बहुत बड़ा सोशियो कल्चरल एक एनालिसिस है। लेकिन सुधीर जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे जो फिल्म निर्माता या निर्देशक आज जो हैं दूसरी पीढ़ी के, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, सिंध के हैं, कराची के हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोग भी हैं, ये शायद किसी को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक मुझे ये लगता है कि जो 2 पाकिस्तान अलग हो जाना और 2 बांग्ला अलग हो जाना, इस देश में सिर्फ 2 ही राज्य है जो रिफ्यूजी होने का और पार्टीशन की दर्द से गुजरा है। एक है पंजाब और एक है बंगाल। बंगाल का डिवीज़न होना बहुत मार्मिक है, बहुत इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। जो पाकिस्तान की डिवीज़न हो जाना, आपने ट्रेन टू पाकिस्तान देखे हैं, काफ़ी सारे फिल्म बना है। एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ बना था तमस, आपने देखे होंगे। तमस था, ट्रेन टू पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की डिवीज़न हो जाना बहुत ज़्यादा हमारी देश की केंद्रीय सोच में था, सेंट्रलाइज्ड एक थॉट अंडरस्टैंडिंग था, इमोशन था। और जो लोग विस्थापित होकर आए हैं उनको बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशन मिला। लेकिन जो दोनों बंगाल से जो आए, करीबन, मैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मोर देन 20 मिलियन बंगालीज बिकम रिफ्यूजी। लेकिन मेरे हिसाब से 1.6 मिलियन, मतलब 16 लाख से ज़्यादा विस्थापित बंगालियों को, रिफ्यूजी को जगह नहीं मिला।
बाकी वो दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में ईपीडीपी फॉर्म उसमें कुछ मिला था, ज़्यादातर दंडोकरण तो में भेज इसकी दिया। इसकी एक वजह हो सकती है चूंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक था और वो चूंकि कलकत्ता बहुत दूर है, तो उतना ध्यान गया नहीं सरकारों का कभी। बहुत दूर था और वो मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड भी था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो था ना वो पूरे बांग्लादेश को सराउंड करके रखा था, तो वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उस समय पे बार्मा में प्रॉब्लम चल रहा था, उस समय पे मणिपुर और अरुणाचल का प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल सिचुएशन था जो इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन कल्चर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा डिस्कशन की, तो आप ये देखेंगे कि बंगाली लिटरेचर, बंगाली पेंटिंग, बंगाली सिनेमा, आप वो इमोशंस को आप सर्च कर सकते हैं जो इमोशन दुनिया में जब जब दुनिया में बदलाव आए, जो आप अगर आर्ट फॉर्म में देखेंगे, कॉलोनियल आर्ट फॉर्म था, एक्सप्रेशनिज्म का टाइम आया, रियलिज्म का टाइम आया, पोस्ट मॉडर्न का टाइम आया, उस समय पे एक रियल चेंजेस के दौर से गुजरे दुनिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से पिकासो जैसे पेंटर्स की पेंटिंग की बहुत ज़्यादा दुनिया भर में इम्प्लीकेशंस आने लगे। तो बंगाल से जो आर्ट एंड कल्चर उभर के आए, जो इवेंचुअली इंडियन मेन स्ट्रीम आर्ट एंड कल्चर कभी बन नहीं पाए, जो पंजाबी आर्ट एंड कल्चर बन पाया। आप भारतीय सिनेमा में पंजाबी कल्चर की इन्फ्लुएंस कितने स्ट्रांगली देखेंगे। कोई भी हिंदी फिल्म में पंजाबी गाना शुरू हो जाता है। हर दूसरे हिंदी फिल्म में आप पंजाबी शादी की गाना तो एक मिल ही जाएगा, लेकिन आप बंगाली शादी की वो नहीं देखेंगे। तो ये एक अद्भुत साइकोलॉजिकल आइसोलेशन आपको बंगाली कल्चर में मिलेगा जो हो नहीं पाया, और वो बार बार ऋतिक घटक की सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा। बार बार उन्होंने हर फिल्म में पार्टीशन की बात की है कि पार्टीशन एक जाति, पार्टीशन एक कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो मुझे ये लगता है कि चरक भी मेरा एक एक्सप्रेशन है उस तरह की, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि अगले 2 साल में मैं कौन कौन सी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, मैं भारत की उस जड़ की कहानी बोलूँगा, इतना तो पक्का है। बहुत बढ़िया। तो भारत की कहानियाँ देखने के लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा। अब हम ले जाते हैं सुदीप्तो जी को उनके बचपन की तरफ, थोड़ा जलपाईगुड़ी की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि होता है कि कोई भी शख्सियत, अब तो सुदीप्तो जी बहुत मशहूर शख्सियत हैं, देश दुनिया के सिनेमा में उनका एक स्थान है, उनकी जो शख्सियत है उसको गढ़ने में जलपाईगुड़ी के बचपन का कितना योगदान रहा है? मतलब मैं तो आई एट्रीब्यूट ऑल माई सक्सेस, ऑल वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ टू माई ओरिजिन। क्योंकि ये जलपाईगुड़ी अगर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे, ये शहर 2 नदी के बीच में है, और वो दोनों नदी जो है वो हिमालय से निकलते हुए 2 नदी है, एक का नाम है करला, एक नाम है तीस्ता। तो उस नदी के बीच की जो स्थान है वो एक ऐसे दौर से गुजरता था, हर दूसरे साल बाढ़ आता था और हर दूसरे साल वहाँ पे सूखा पड़ते थे। सूखा मतलब वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा नहीं होता था, चाय की बिजनेस था, टी इंडस्ट्री, जो डुअर्स की चाय हम लोग जो पीते हैं। तो इकोनॉमिकल वोलेटिलिटी एक बहुत बड़ा कारण था उस जगह की, एक कल्चरल इकोनॉमिकल आइसोलेशन की। आज भी वो है, आज भी हमारे देश की पिछड़े हुए एरिया में माना जाता है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब मेरी नाम बहुत हो गया, न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो छपता है, और केरला स्टोरी के बाद तो मेरे घर में भी कैमरा वैमरा पहुंच गए थे, तो आज भी मेरी भाई दीदी जो लोग घर में हैं उनको पूछा जाता है आपके भाई फिल्म बनाते हैं, अच्छा और क्या करते हैं? मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि सिनेमा कैसे बनता है। उनको लगता है सिनेमा मशीन में बनता है, जो लोग बनाते हैं। तो इस तरह की रियलिटी में मैं भी बड़ा हुआ। मेरा 2 अद्भुत संयोग था। एक था जब जिस साल मेरी जन्म हुआ था, उस साल इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट इंडिपेंडेंस एक पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसको रेडिकल पीसेंट मूवमेंट या एक टोकनिज्म में उसको नक्सलबारी मूवमेंट बोलते हैं, वो शुरू हुई थी। सो नक्सलबारी मूवमेंट, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले बार, और अभी ये सरकार अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट पे है, बोथ आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट थ्रेट अगेंस्ट इंडियन सॉवरेनिटी।
तो वो नक्सलबाड़ी मूवमेंट की जो सोशियो कल्चरल ऑब्जेक्टिविटी था वो मेनली 60s की बात मैं 67 68 की बात कर रहा हूँ, जो नक्सलबाड़ी में जो अपराइज हुआ था। ये सीपीआई डिवाइडेड हो गए थे, सीपीएम और सीपीआई एमएल में जो बंदूक उठा लिए थे, बोले थे कि बंदूक की नल पावर की शुरुआत है। तो यहाँ से तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, उस सिचुएशन पे हमारी कोई भी फैमिली, मतलब पूरे नॉर्थ बंगाल में, लेटर ऑन साउथ बंगाल में, कोई भी फैमिली दूर नहीं रह पाए थे। उस फैमिली इन्फ्लुएंस था, असर पड़ा ही है। और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादातर वो था, इन्वॉल्व थे, मेरी ब्रदर्स सिस्टर्स कजिन्स। मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में। आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। छोटा मतलब कि जॉइंट फैमिली में सबसे छोटा हूँ। मतलब मेरी रियल जो ब्रदर सिस्टर्स है, 5 भाई बहन हैं? 5 भाई बहन हूँ। और मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें 5 भाई 5 बहन हूँ, उनमें सबसे छोटा हूँ। तो मैं तो असर पड़ना ही था फिर। जलपाईगुड़ी की जो हवा थे, जलपाईगुड़ी की जो एक आज भी जलपाईगुड़ी यूरोपियन एक शहर की तरह दिखता है, क्योंकि वो टी इंडस्ट्री उसको डोमिनेट करता है, जो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था एसेंशियली। तो उस शहर से जो भी मैं निचोड़ पाया, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नक्सलबाड़ी मूवमेंट का था, माओइस्ट मूवमेंट का था। कार्ल मार्क्स की लिटरेचर हम पढ़ते थे बचपन में, जब लोग शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद पढ़ते थे, हम लोग तब मार्क्स, एंगल्स, दोस्तोयेवस्की पढ़ते थे। तो उसके बाद जब तभी आप एक्टिविस्ट फिल्म मेकर हैं, अब मैं समझ पाया। नहीं, एक्चुअली मैं आज खुद को डेफिनेटली, नो मैटर मेरी फिल्म 400 करोड़ कमाए, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि मैं एक एक्टिविस्ट ही हूँ। क्योंकि हमारी जैसे देश में एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, और इस देश में पूरे दुनिया में जितने भाषा नहीं है, उससे ज़्यादा भाषा हमारे देश में है। हम पूरी दुनिया में जितने खाने की वो नहीं है, प्लेट्स नहीं है, उससे ज़्यादा मेनू हमारे देश में है। ऐसे देश में सिनेमा एंड आर्ट एंड कल्चर एक सबसे बड़ा भूमिका होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर की। एंड सिनेमा बीइंग ऑडियोविजुअल मीडियम, सिनेमा का रोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो unless I am an activist, I will not be able to contribute. यहाँ पे मैं एक पॉइंट मुझे लगा बोलना चाहिए टू एक्सप्लेन माई सिनेमा। राज कपूर साहब ने एक बात बोला था कि पीपल लव टू सी ड्रीम्स, वी सेल ड्रीम, विच आई वेहेमेंटली ऑब्जेक्ट। मुझे ये लगता है कि हमारी देश की जो सपने होना है ना, वो सपने को मैनिपुलेट किया गया, और ये मैनिपुलेशन आज हमारी देश की दुर्गति की कारण है। क्योंकि हम भारतीय सिनेमा नहीं बनाते हैं, हम बॉलीवुड बनाते हैं या टॉलीवुड बनाते हैं। भारतीय सिनेमा जो आपने शुरू किया था कि कांतारा, एक ऐसा सिनेमा जो पहले बार ऐसे नॉन इशू वाले, जो लोग मतलब जानते भी नहीं है, उस इशू की ऊपर एक फिल्म बनाया गया जो 500-600 करोड़ कमाया। मतलब लोग चाहते हैं, जरूरी नहीं है सपना होना है, ये आपकी औकात है, मेरी औकात है वो कांतारा फिल्म। और मैं आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ, जो विदेशी फिल्म लवर, फिल्म बफ कांतारा देखे हैं, सब ने भारतवर्ष के बारे में उनकी आइडिया चेंज कर चुके हैं। जिन्होंने रिसेंट टाइम में, मैं लास्ट ईयर की बात कर सकता हूँ, ब्रह्मयुगम करके एक मलयालम फिल्म आए थे मामूटी की। वो फिल्म देखने के बाद कई मॉडर्न फिल्म मेकर्स अपने भारतीय सिनेमा के बारे में अपना नज़रिया बदल चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ पंजाबी और गुजराती शादी नहीं होता है, यहाँ पे इस तरह की फिल्म बनाया जाता है और लोग देखते भी हैं। और इसकी एक कितनी खूबसूरत चीज़ देखिए, नीरज घायन की जो फिल्म इस बार कान में अनसर्टेन रिगार्ड्स में था, होम बाउंड, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी प्रोमोटेड दैट फिल्म। दिस इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर। ऐसा होना चाहिए था, हमारे पास ऐसे था, लेकिन हमारे पास इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ रिसोर्सेस, सो मच ऑफ रीचेस, कुछ लोग हमें गलत दिशा में ले गए कि भारतीय लोग सपना देखना पसंद करते हैं, इसलिए सपना खरीदते हैं। ऐसा नहीं है। और
थैंक्स टू केरला स्टोरी बस्तर कि आज आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो हम जलपाईगुड़ी से निकल के थोड़ा और इधर आते हैं दिल्ली की तरफ। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि लोग आपको केरल स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी के बाद से ज़्यादा जानने लगे हैं, जानते पहले भी थे। मैं आपको उस दौर में ले चलूँगा जब आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द अदर वेल्थ को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और आप वर्ल्ड बैंक के सबसे चहीते फिल्मकार हुआ करते थे। नहीं, वो क्या था, वो ना एक डेवलपमेंटल इशू के ऊपर था उस समय पे। जब जिस समय की बात है 1997, वो मेरा सबसे पहला फिल्म था, इंडिपेंडेंट फिल्म था। और वो ऐसा इशू के ऊपर था जिस इशू के ऊपर दुनिया भर में चर्चा हो रहा था कि एक नेचुरल वाटर लैंड, वेटलैंड को कन्वर्ट किया जा रहा था रियल एस्टेट में। एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था क्योंकि 11,000 स्क्वायर माइल की एक वाटर बॉडी को, सॉल्ट लेक की बात कर रहा हूँ, 11,000 स्क्वायर माइल की एक वाटर बॉडी को रियल एस्टेट टेक ओवर, पॉलिटिकल नेक्सस से अभी वो श्रिंक करके 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े डिस्ट्रक्शन किया गया था। आपको याद मतलब जानना ज़रूरी है उस समय के लिए कि इसको रामजार बॉडी बोलते थे। दुनिया में 52 वाटर बॉडीज़ है पूरे दुनिया में जिसको इंटरनेशनल वाटर बॉडीज ऑफ नेशनल ग्लोबल इंटरेस्ट, उसमें इसको रामजार बॉडी बोलते हैं। तो सॉल्ट लेक एक रामजार बॉडी है, उसको किस तरह डिस्ट्रक्ट किया गया था, मेरी फिल्म उसके ऊपर था। तो ये वर्ल्ड बैंक की उस साल यूनाइटेड नेशंस की 50th एनिवर्सरी था, तो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन था यहाँ मेरी फिल्म से। तो ये फिल्म देख के लोगों को बहुत पसंद आया था। लोगों को लगा कि एक इस देश जिस इशू को ग्राउंड लेवल से, एकदम ग्राउंड जीरो से उस इशू को डिस्कस किया गया और दिखाया गया। तो मुझे एक 4 साल के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की। एक प्रोजेक्ट था ओएम टॉप वुमेन एंटरप्राइज ट्रेनिंग आउटरीच प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक फोरम इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहे थे। एकदम गरीब से गरीब महिलाओं को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देके उनकी सेल्फ इनकम ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की कोई एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो उस समय पे मैं वो 4 साल की प्रोजेक्ट मुझे मिला जिसके जरिए मुझे दुनिया को देखने को ऑलमोस्ट 200,000 किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर मैं बाई रोड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। वो पैदल चलने वाला किस्सा क्या है? अच्छा, वो मैं आता हूँ उसमें क्या हुआ। तो ये वर्ल्ड बैंक 4 साल मतलब 2002-2003 तक ये प्रोजेक्ट करने के बाद ना मेरे पास बहुत पैसा था। वर्ल्ड बैंक खूब पैसा देते थे मुझे। तो मुझे लगा कि इतने पैसे से ना मेरा दिमाग घूम जाएगा। मुझे जो मेरा मकसद है बड़े पर्दे की फिल्म बनाना, उससे मैं गायब हो जाऊंगा। तो मैं सब कुछ छोड़ के दिल्ली में रहता था तब। मैं निकल गया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, मैं बचपन में जब मैं क्लास 10th 11th में था, मैं ये दार्जिलिंग में माउंटेनियरिंग कोर्स किया था हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैं नीम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से एडवांस किया था। तो मुझे कुछ हादसा भी हुआ शायद आपके साथ? कुछ हादसा भी हुआ था, वो बाद में आता हूँ। तो उसमें ना मेरा क्या हुआ कि मैं तो हिमालय का, मैं ड्रामेटिक नहीं बोलूँगा कि हिमालय ने मुझे बुलाया, ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे दोबारा वापस जाना चाहिए। और कुछ इशू था, रिलेशनशिप इशू जो खत्म हो गया था। क्या बात है। तो मुझे लगा कि मुझे पहली बार राज खोला है किसी भी कैमरे के सामने, पहली बार खोला है। कोलकाता छोड़ने का कुछ कारण तो था। मतलब आपका प्रेम टूटा, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा कुछ था। तो मैं कोलकाता छोड़ के पहले तो नॉर्थ ईस्ट चला गया था, 3 महीना नॉर्थ ईस्ट। ये किसी को नहीं पता, मुझे लगता है। मुझे तो नहीं, मैं तो बहुत डिटेल रिसर्च किया आपके ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों मैं निकल गया। तो मुझे कोलकाता छोड़ना था। तो मेरे पास ऑप्शन था ये नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट घूमने के बाद अचानक ही मुझे दिल्ली हुआ, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। होने के बाद इतने पैसा कमाने के बाद मैंने डिसाइड किया मुझे हिमालय वापस जाना है। तो मैं लद्दाख टू अरुणाचल, एक नेपाल की एक हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें से 2 लड़की मिली जो वो लोग करना चाहते थे, ट्रांस हिमालयन करना चाहते थे। वो लोग हर साल गाड़ी में करते थे,
ट्रांस हिमालयन रैली करते थे। तो उस साल उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल चलेंगे। तो एक ऑस्ट्रेलियन लड़की थी और एक नेपाल की लड़की थी जो यूएस में बड़ी हुई थी। तो मुझे ये ऑफर आया तो हम तीनों पैदल चलने लगे। तो पूरे 9 महीना चले हम लोग। तो यू आर द स्पेशलिस्ट बेसिकली, तीनों में से आप स्पेशलिस्ट थे जिसको ट्रैकिंग आती थी। जो ऑस्ट्रेलियन लड़की थी वो भी माउंटेनियरिंग की थी, वो आल्प्स में काफी पीक वगैरह क्लाइम किए थे। तो उस दौरान उस वॉक में मेरा एक कितना चले पैदल आप? 3003 किलोमीटर, मतलब दैट इज द हिमालय का एक्सपेंस है। मतलब लद्दाख से काराकोरम से शुरू होता है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, हाँ पहाड़ों पे। तो 9 महीना चलना, और उस दौरान मैंने 2 स्क्रिप्ट लिखा था। वो मेरा स्क्रिप्ट जो लिखा था मैंने, और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने कहानी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली डायलॉग एंड स्क्रीन प्ले लिखा, रिटन फॉर द स्क्रीन, एकदम स्ट्रेट। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बना पाऊंगा, एंड दैट इज द रीजन मैंने स्टोरी नहीं लिखा। और मैं मेरा जो पहला इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म है द लास्ट मॉन्क, वहां से जन्म हुआ उसका। 2004 में वो भी कान गई थी शायद ना? हाँ, वो कान में सिलेक्टेड था 2007 में। तो वो एक इंग्लिश फीचर फिल्म था। तो वो फिल्म बनने के बाद, द लास्ट मॉन्क बनने के बाद, जिस दिन मेरा स्क्रीनिंग था, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं छोटा सा टाइम लूँगा, वो रात की स्क्रीनिंग था। तो स्क्रीनिंग के बाद हॉल भरा हुआ था, और मैंने सुना था कि फिल्म अगर पसंद हो तो 5 मिनट 6 मिनट सब तालियां बजाते हैं। तो मेरी फिल्म का स्क्रीनिंग खत्म हो गया, लोग एक तालियां बजाए, काफ़ी तालियां बजाए, लेकिन वो हुआ नहीं जो मैंने सोचा था। तो थोड़ा सा वो था, मायूस था। तो कोई एक अमेरिकन प्रोड्यूसर, उनको बहुत पसंद आया, तो रात को हमें डिनर कराने ले गए, और रात भर हमने पार्टी की है वहाँ पे, सोए नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने फेस्टिवल एरिया में घुस रहे थे, तो जो लोग फिल्म देखे थे ना, उन लोग एक एक करके आके गले लग रहा था, और बोला कि आपने ऐसे फिल्म बनाई कि हम लोग रात को सो नहीं पाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस था। तो उस समय पे, उसी दिन मैंने 2 फ्रेंच को प्रोडक्शन फिल्म की साइनिंग किया था। दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट था। एक अखनूर करके एक फिल्म बनाया था जो हिंदी और फ्रेंच बाइलिंगुअल था, और एक क्वारंटीन्स क्वेस्ट करके एक फिल्म बनाया था। तो ये दोनों फिल्म कान के बाद, पोस्ट कान मेरे लिए अचीवमेंट था। और उसके बाद मेरा मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, और 2007 में वो बनाने के बाद मुंबई आ गया। मुंबई के समंदर में छलांग मारने से पहले आपने सारे कुएं, सारे तालाब की गहराई नाप ली थी। नहीं, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, लेकिन ये बात तो है कि मैं प्रिपरेशन के साथ, मैं स्ट्रगल करने आना नहीं चाहता था। मैं ये लास्ट मॉन्क बनाने, शूटिंग ख़त्म हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन करना था, तब मैं बॉम्बे आया। तो मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा कुछ काम से मैं बॉम्बे में, आपने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग ली है डायरेक्शन की? वो मेरा एक ट्रेजेडी था लाइफ की। 1993 में मैं जब डायरेक्शन में ज्वाइन किया, उस समय पे मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रहा था। तो अच्छा, एक साथ दोनों जगह कर दिया अप्लाई? हाँ, दोनों जगह सेलेक्ट हो गए। दोनों जगह पे सिलेक्टेड था, और दोनों जगह प्रॉब्लम हुआ उसी साल, क्योंकि पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी था। तो उसी साल मेरे साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून आया कि एक साथ आप 2 यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकते। तो मुझे वो छोड़ना पड़ा, बट मैं कंटिन्यू किया। कोलकाता में एक पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की जो एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूट खोला था, उस वहाँ पे मैं फिल्म बनाया, मेरा कोर्स कंप्लीट की, और मेरा डिप्लोमा फिल्म भी बनाया वहाँ पे। तो बॉम्बे आने की लिए मेरा एक ऐसा था कि मैं आइदर तैयारी करके आना था, क्योंकि मुझे स्ट्रगल नहीं करना था। जितना स्ट्रगल पार्ट था वो कोलकाता और दिल्ली में मैं ख़त्म कर चुका था। बॉम्बे नहीं, लेकिन वो बीच में जो 2-3 साल था ना, जब मैं वर्ल्ड बैंक का काम ख़त्म हो गया था, और मैं हिमालय जाना है नहीं जाना है, उस समय पे मैं, पैसे की स्ट्रगल मुझे कभी नहीं रहा, लेकिन स्ट्रगल था मेरी खुद के साथ, अपनी कहानी के साथ। मुझे अगर मैं एड फिल्म करता तो बहुत पैसा कमा सकता था। मैं शुरू किया था, प्रदीप सरकार जी ने उनको जब परिणीता करने के लिए बॉम्बे आए, उनकी सारे काम मैंने ख़त्म किया था।
जो उनको वो बहुत दिल्ली में बहुत ज़्यादा एड फिल्म बनाते थे, तो उनकी 2-3 काम रह गया था तो मैंने ख़त्म की। सो एड फिल्म मैं बहुत करता था, लेकिन एड फिल्म कुछ दिन करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली अलग माइंडसेट है। सो पैसा तो मैं कमाता गया, लेकिन जो प्रदीप satisfaction- सरकार जी के, मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में इसलिए कि आपने प्रदीप सरकार जी का जिक्र किया, आपने गुलजार साहब के साथ भी काम किया है। वो एक चैप्टर था, वो मैं बात नहीं करना चाहता। वो माचिस के टाइम पे कुछ दिन मैंने उनके साथ काम किया था, लेकिन मेरा जो लंबा प्लानिंग था वो लंबा प्लानिंग हो नहीं पाया। कुछ प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम की वजह से बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन हाँ, ये कुछ दिन तो है, मेरा कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो था उसमें। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन था दिल्ली आने के, बॉम्बे आने के बाद, लास्ट मॉन्क जब लोगों को, दुनिया की दर्शकों को, मतलब लास्ट मॉन्क की मैं आपको क्रेज़ बताऊं, इंडिया में तो रिलीज़ नहीं हुआ था, लेकिन HBO की जरिए दुनिया भर में इतनी पॉपुलर था। और मैं आपको बताऊं, HBO की स्टैटिस्टिक्स में आज भी लोग डाउनलोड करके वो फिल्म देखते हैं। तो ये मुझे वही लगता है कि मुझे, इवन फॉर दैट मैटर, मुझे व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज करूं, मुझे ये लगता है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जो करने के बाद लोग भूल जाए। मुझे ये लगता है कि मैं व्हाट्सएप में भी मैसेज करूंगा तो 5 साल बाद भी लोग पढ़े तो उनको रेलिवेंट लगे। तो अभी अब मैं आपको थोड़ा सा आपकी दिशा बदलने की कोशिश करता हूँ कि आपका जन्म जलपाईगुड़ी में हुआ, जहाँ से नक्सलबाड़ी का जन्म हुआ है, और आपको अमेरिका में इस बात का भान हुआ कि भारत की कहानियाँ भारत के लोग क्यों नहीं कह रहे हैं। उस पे आपने वहाँ से काम शुरू किया और लौट के आए, किसी दिन आप एकदम से नागपुर पहुँच गए, रेशम बाग। तो वो क्या कहानी है? वो था, मतलब मैं ना डिस्कवरी चैनल की ऑफिस में, मैं और मेरी एक दोस्त था, तो हम लोग कुछ काम किए थे, छोटा एक रॉयटर के लिए मटेरियल बनाया था, रॉयटर टेलीविजन के लिए। तो उसको डिस्कवरी कुछ उसको एक्सटेंडेड कुछ करना चाहते थे, तो मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोग मिले, कुछ यंग फिल्म मेकर्स मिले, जो लोग एक प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर एक फिल्म बना था, प्रोफेट करके। तो उसकी वो लोग मेकर्स थे उसके। तो उनकी डिस्कशन हो रहा था, तो ये चर्चा है कि इस दुनिया में बुद्धिज़्म के ऊपर फिल्म बने, क्रिश्चियनिटी के ऊपर फिल्म बने, इस्लाम के ऊपर बने, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर तो लोग ये बोलने लगे कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजियन है हिंदुइज्म। कभी बोलते हैं ये रिलीजियन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, कभी बोलते हैं कि ये रिलीजियन है, दुनिया की सबसे पुराने रिलीजन। तो द कन्फ्यूजन, और जो एक आधा अधूरा नॉलेज हिंदुइज्म के बारे में है। तो मुझे बोला, सुदीप, तो यू ट्रैवल द होल कंट्री, यू नो नुआंसेस ऑफ इंडियनेस, तो व्हाई डोंट यू मेक अ प्लान, व्हाई डोंट यू प्रपोज एज अ प्रोजेक्ट। सो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हिंदुइज्म के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। तो नेचुरली मेरी नॉलेज तो था नहीं बहुत, मतलब मैं बिल्कुल जानकार नहीं था, और बीइंग अ बंगाली, मतलब इट प्रोहिबिटेड था रिलीजन के बारे में बात करना, सोचना। भद्र लोग से आए थे आप। तो क्या हुआ कि, तो मुझे पता चला कि एक उपनिषद की एक हिस्से, कठोपनिषद के ऊपर, अगर कोई कठोपनिषद को दिल से, ध्यान से पढ़े तो हिंदू धर्म की बेसिक जानकारी आपको मिल सकता है। तो मैं जब इंडिया वापस आया, आने के बाद बॉम्बे में वापस आया, आने के बाद कुछ लोगों से मैंने बात की, तो लोगों ने मुझे, किसी ने बताया कि नागपुर जाओ, आरएसएस में कुछ आरएसएस के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो कठोपनिषद के बारे में आपको बता सकते हैं। तो मैं, अच्छा, आप कठोपनिषद जानने चले गए? तो मैं नागपुर गया। वेरी नागपुर जाने के बाद मैं तो पहुंच गए, और लोगों से, किसी को जानता नहीं था मैं, तो वहाँ पर ऑफिस में गए, बात किए, तो एक रविंद्र शर्मा जी करके किसी के नाम बताए, उनसे मिला। तो 2-3 दिन मैं उनके साथ, उनका हॉस्पिटल है वहाँ पे, अरे संघ चलाते हैं, तो उन लोगों से मिले, बात करते करते अच्छा लगा, बहुत ही सज्जन लोग थे। तो उन्होंने कोई एक आरएसएस की एक वो है, लीडरशिप है, डॉक्टर मनमोहन वैद्या का नाम बोले कि उनसे मिलिए, वो आपको और ज़्यादा बेटर विस्तार से बताएंगे और गाइड करेंगे। तो उनसे मिलने में चेन्नई गया, वो तब चेन्नई में, चेन्नई चला गया, तो वो चेन्नई में थे, उनको पकड़ना था मुझे। तो उनसे मिले,
तो उनसे मिलने के बाद क्या हुआ, उनका एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। उन्होंने मुझे सिर्फ हिंदू धर्म और कठोपनिषद के बारे में बात नहीं की, और बाकी दुनिया की सारे, मेरे साथ मार्क्सिज्म के बारे में बात की, मेरे साथ मेरी जो रिलेटिव्स नक्सलवादी मूवमेंट में थे उसके बारे में बात की। और उसके बाद मैं 7-8 दिन वो वहाँ से निकल के कर्नाटका में कहीं गए, वहाँ से राजस्थान गए, मैं उनके साथ घूमता रहा, घूमते घूमते। और मुझे काफ़ी सारे सवाल था, क्योंकि जब वेस्ट बंगाल से कोई आता है, उनकी आरएसएस और हिंदू संगठन के बारे में जो आइडिया है कि आरएसएस एक मतलब एक्सट्रीमिस्ट एसोसिएशन एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मौलिक फंडामेंटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, और काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिला। तो मैं बीइंग आर्गुमेंटेटिव बंगाली, मैं तो सवाल करने लगा। तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये हुआ, किसी ने मुझे उस सवाल सुन के गुस्सा नहीं हो गया। मतलब जो इंटॉलरेंस की शब्द है ना, वो मुझे लगता था कि कोई भी रिलीजियस क्वेश्चन अगर कोई रिलीजियस लोगों को पूछा जाए तो वो इंटॉलरेंट हो जाए, क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे होता है सवाल पूछने का। लेकिन मैं जितनी रेडिकल क्वेश्चन करने लगे उनको, उतना ही नो फ्लैंक्ड हैंड से मुझे ये लोग, ये डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, कृष्ण गोपाल जी मुझे गले लगने लगे। ज़रूरी नहीं था कि मैं उनके साथ कोई आइडियोलॉजिकल वो करूं। तो मैं एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा कि ये जो बातें हो रहा है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं आरएसएस के ऊपर 17 एपिसोड की एक नॉलेज सीरीज बनाया, और मैं इसी के ऊपर जो आपके सवाल थे सारे, सवाल था कि क्या आरएसएस मनुवादी संगठन है, क्या आरएसएस एंटी वुमेन है। यूट्यूब पे अवेलेबल मेरे यूट्यूब में है, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। और एक एक चीज़ जो सवाल था मेरा, मैं बेबाक उनको पूछा, और इन लोगों ने मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे डांटा या, तो मुझे ये लगा कि सम ऑफ द बेस्ट पीपल आई मेट देयर। मैं आरएसएस के साथ मेरी रिलेशनशिप इस जगह पे है क्योंकि केरला स्टोरी के टाइम पे बहुत सारे बातें हुई कि केरला स्टोरी बनाने में उनकी कोई हाथ नहीं था। मैं आज बोल सकता हूँ ये कोई प्रोपागेंडा फिल्म नहीं था, ये मेरा आरएसएस बीजेपी के साथ मेरा रिलेशनशिप से पहले से काम किया गया एक रिसर्च वर्क है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं बीइंग एन आर्गुमेंटेटिव बंगाली, मैं जिस तरह मार्क्सिज्म कम्युनिज्म को जानने की उतना ही मैं आरएसएस की पॉलिटिक्स को जानने। आपने केरल स्टोरी का जिक्र किया तो मेरे पास ये रिव्यू है मेरा, ये किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था फेसबुक से। जब मैं गया था केरल स्टोरी, मैं अपना व्यक्तिगत मुझे मालूम है, आप सुन के गए थे एक प्रोपेगेंडा फिल्म देखने जा रहे हैं। मुझे लगा था यार मैं पूरा फिल्म देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। फिर जब फिल्म शुरू होती है तो आपको इमोशनली पकड़ लेती है फिल्म, और एक बार कोई फिल्म जब आपको दर्शक को इमोशनली ग्रैस्प कर लेती है फिर वो दर्शक बन जाता है उस कहानी से। तो मेरे रिव्यू की शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि ये मतलब एजेंडा फिल्म है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बात 30,000 लड़कियों की हो रही है, लेकिन अगर किसी एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है तो ये फिल्म की बात कही जानी चाहिए। तो मेरा रिव्यू है इसमें एजेंडा नहीं, सच को उजागर करती फिल्म। एग्जैक्टली, मैं मुझे याद है। और ये 1.5-2 लाख इसकी इमीडिएटली वो हुआ था, व्यूज हुआ था, करीबन 10-12 हज़ार कमेंट्स भी था। मुझे इसके बारे में मालूम है। और मैं आपको बताऊं, आपकी ये रिव्यू मेरे पास मेरी मोबाइल पे भी है। अच्छा। ये और अल जजीरा टीवी की एक जर्नलिस्ट है जो आपकी तरह कमेंट किया था। मतलब बेशक आपका पढ़ के किया था क्या मालूम नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर कमेंट किया था कि मैं एक प्रोपागेंडा फिल्म देखने गया था लेकिन एक अच्छा फिल्म देख के निकला। करेक्ट। तो मेरी छवि जो रही है एज ए फिल्म समीक्षक अभी तक की, उसमें ये रही है कि पंकज जी किसी को छोड़ते नहीं है, दोस्त की भी फिल्म होगी। मेरा तो आपसे जान पहचान भी तब नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। नहीं, बात क्या है कि मैं यही बात मैं हमेशा सबको बोलता आ गया। केरला स्टोरी 2 महीना सेंसर ऑफिस में पड़ा रहा, सेंसर नहीं मिल रहा था। एक डायलॉग की प्रूफ हमने दिया, एक शॉट है कि एक लड़की स्पीटिंग ऑन हर फादर, तो सेंसर तो बिल्कुल बंद ही कर दिया स्क्रीनिंग कि ये नहीं चल सकता। हमने उसकी प्रूफ दिया कि जो लड़की ने अपने फादर को स्पीच किया था वो लड़की की इंटरव्यू हमने लाके दिया कि हाँ मैंने किया था, तब जाके उसको अलाउ किए। तो एक शॉट, एक डायलॉग
मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ये सच्चाई था। एक भी कुछ एग्जैजरेशन नहीं था। एक लड़की जिसके साथ दिन में 15 से 20 बार रेप होता था कंटिन्यूअसली, 5-7 दिन चलता रहा, वो तो एक छोटा सा सीक्वेंस में हम लोगों ने कवर किया उसकी क्लोजअप में। और फिल्म की एंड में रियल गर्ल लड़की की हमने इंटरव्यू छापा। आप उस लड़की की अगर बात आप सुनेंगे ना, तो लगेगा कि मैंने फिल्म में बहुत कम किया, इतनी बुरे हाल था। और पता नहीं नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी लड़कियां आई सब थी, मुझे लड़कियां याद आई थी, है, हाँ हाँ उसमें हाँ, आई थी, वो मुझे सारे याद है। लड़कियां आई थी। तो बात ये था कि सच्चाई की इतनी ताकत है ना पंकज जी, सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप शिद्दत से अगर सच्चाई को बोलना चाहे ना, वो दुनिया की बेस्ट आर्ट फॉर्म बनेगा। कोई इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये तो मेरा भी आपको मानना है कोई कि मैनिपुलेट नहीं करना है। सत्य घटना ये पे आधारित कहानी जो है उससे बड़ी कोई कहानी और नहीं इसके होती। साथ इसलिए आपको मतलब आपके साथ मेरी बात करने में मजा आता है, क्योंकि आप उन जर्नलिस्टों में से एक है जिनके बारे में कोई बात नेगेटिव बातें नहीं सुने। क्योंकि होता है ना, फिल्म जर्नलिस्टों के बारे में अलग अलग तरीके से बातें खबर मिलता है, किसको कॉल कितने स्टार्ट देना चाहिए और ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन आपके मेरे बारे पास में भी आते रहते हैं। आपके बारे में मैं नहीं कभी नहीं सुना कि इसके। तो मुझे ये लगता है कि सच्चाई की इतना ताकत है कि आप उसको मैनिपुलेशन का नाम देके, प्रोपेगेंडा का नाम देके आप उसको छोटा नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। मतलब ट्रूथ कैन बी ब्रूज्ड बट ट्रूथ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट विल कम आउट। सेम विथ बस्तर, सेम विथ चरक। और आई एम श्योर जो आगे की मैं फिल्म करूँगा उसमें अगर मैं इस तरह की कोई टॉपिक को हैंडल करूं, आई विल स्टैंड बाय द ट्रूथ। 2 सवाल आपसे और पूछूंगा। एक तो चूंकि बस्तर का आपने जिक्र किया, और अभी जो मतलब हाल फिलहाल इस हफ्ते तक ये है कि छत्तीसगढ़ का जितना नक्सल प्रभावित इलाका था ऑलमोस्ट उसको फ्री करा लिया है भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, वहाँ की जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनसे सबने मिलके। और वो मूवमेंट अगर मैं देखूँ पूरी टाइमलाइन, तो आपकी फिल्म की रिलीज़ होने के बाद से ही शुरू होता है। तो सिनेमा का जो समाज पे प्रभाव पड़ता है कि आप एक फिल्म बना रहे हैं, एक फिल्म मेकर को, जैसे बिमल रॉय हैं, आप हैं, या गुलजार साहब का आपने जिक्र किया, सत्यजीत रे थे, ऋत्विक घटक हैं, और भी सारे बहुत मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो सोसाइटी की बात पर्दे पर कहते हैं एक सॉल्यूशन के साथ में। एक तो होता है कि आपने प्रॉब्लम रेज की और छोड़ दिया। एक फिल्मकार है जो कहानी के साथ साथ एक सजेशन भी देता है कि भाई ये सजेस्टिव मोड हो सकता है, जो आपने बस्तर द नक्सल स्टोरी में दिखाया। उससे कितना मुतमईन रहते हैं कि आप मैं कहानी जो कहने चाह रहा हूँ, जैसे कि शुरुआत में बात की कि आप सिने एक्टिविस्ट हैं, लेकिन एक्टिविज्म होना और एक साथ में सोल्यूशन देना समाज को बहुत बड़ी चैलेंज होता है। हाँ पंकज जी, मेरा एक कंप्लेन हमेशा रहा कि हमारी देश में ना इस तरह की प्रॉब्लम, इतने बड़े देश है, इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम है। नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो है और जो रेड कॉरिडोर वाला इशू है, जो आपने अभी बस्तर की जिक्र की, मैं रोज़ की खबर रखता हूँ क्योंकि बस्तर में मेरी आधा ज़िंदगी बस्तर में बीता। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, हमारी देश में वो कोई भी गवर्नमेंट हो, राइट की हो, लेफ्ट की हो, मिडिल की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबसे बड़ी गलती हमारे साथ ये हो जाता है, वो मैंने लोकेशन में जाके सीखा, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कि जो सोशल प्रॉब्लम है ना उसको पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसको सोशली प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कभी ख़त्म होता नहीं है। बस्तर में क्या हुआ, बस्तर की एग्जांपल से आपकी बात साबित हो जाएगी। बस्तर में क्या हुआ, बस्तर अभी नक्सल मुक्त हुआ नहीं। बस्तर की जो लास्ट 17 डिस्ट्रिक्ट, 17 जोन उसमें था, वो जिनमें बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जो बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट भी है, बस्तर एक जोन भी है, मतलब जिस जोन के अंडर में 7 डिस्ट्रिक्ट आता है, नारायणपुर, जगदलपुर वगैरह। तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट को क्लेम किया जा रहा है कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन जो सबसे खतरनाक एरिया है जिसको अबूझमार बोलते हैं, अबूझमार एक जंगल है, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक जंगल है, जिस जंगल में आज भी भारतीय सुरक्षा बल अंदर घुस नहीं सकते। लार्जली जो कोर एरिया है, जहाँ पे सब बड़े बड़े लीडर्स छुपे हुए हैं, और 10-12 हज़ार बंदूकधारी पिछले कई 50 साल से उसको पहरा दे रहा है। तो प्रॉब्लम नक्सलवाड़ी, ये जो बस्तर की कोर इशू था ना, वो था खनिज, वो था मतलब मैं 2 लाइन में ख़त्म करूँगा, वो था माइंस। बस्तर से 100 किलोमीटर दूर और एक जंगल है जिसका नाम है झाबुआ।
वहाँ पे भी आदिवासी रहता है, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पे कोई ना नक्सलवाद है ना कुछ है, क्योंकि वहाँ पे खनिज नहीं है। वहाँ पे खनिज के बाद में आज एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया कि वहाँ पे LWG फंड बंद हो गया। साल में 1200 करोड़ रुपया मिलता है वो जो नक्सल प्रभावित एरिया की उसके लिए देखभाल करने के लिए एक्स्ट्रा। झाबुआ में नहीं मिलता है। उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट दुनिया की सबसे ज़्यादा आदिवासी वो एरिया है, वहाँ पे नहीं है नक्सलवाद सिर्फ वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे बायलाडीला माइंस है। वहाँ पे दुनिया की सबसे कीमती स्टोन्स मिलता है, एक स्टोन करोड़ों में बिकता है। एक 2,500 से 3,000 करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी चलता है। आप सोचिए 50 साल से जो लोगों की मन में ये डाल दिया गया कि ये इकोनॉमी तुम्हें चलाना है, जो बाकी जो पुलिस है, बाकी जो वर्दी पहन के आते हैं, जो IAS लाल बेकन लगा के आते हैं, वो लोग तुम्हें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मन में घुसा दिया गया। इट्स अ कंप्लीट सोशल प्रॉब्लम। आपको पहले उस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्लेम नहीं कर सकते। वो 12,000, आपको क्या लगता है 12,000 बंदूकधारी जंगल से निकालना कितना कठिन काम है? 3-4 महीने का काम है, निकाल देंगे। लेकिन मन से कैसे निकालेंगे, दिमाग से कैसे निकालेंगे? ये प्रॉब्लम माओइस्ट प्रॉब्लम के साथ, नक्सलवादी प्रॉब्लम के साथ हमेशा होता रहा। और ये हर जगह पे आप जो कोस्टल एरिया में जो ट्रॉलर बोट डीप सी फिशिंग वर्सेस शैलो वाटर फिशिंग की लड़ाई चल रहा है, इट कुड बी अनदर विजुवियस, मतलब कभी भी इराप्ट कर सकता है। जो बड़े बड़े ट्रॉलर बोट टाटा मनी जब जा रहे हैं मेन बीच समुंदर से मच्छियाँ पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से किनारे में जो छोटे छोटे मछुआरे हैं उनका मच्छी नहीं मिल रहा है। मतलब कम से कम 2 करोड़ फैमिली सिर्फ उड़ीसा से लेकर श्रीकाकुलम तक इफेक्टेड है। लेकिन मतलब उसके बारे में बहुत बड़ा कहानी है। तो पंकज जी, ये जो इश्यूज है ना, ये फिल्म मेकरों का काम है इसके बारे में बात करना। ये ना पॉलिटिशियंस करेगा, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पॉलिटिशियंस अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। तो पॉलिटिशियंस की उम्मीद नहीं है। ये आर्ट एंड कल्चर का काम है। ये कभी नहीं, कवियों को कविता लिखना है, राइटर्स को लिखना है, जर्नलिस्टों को लिखना है, फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाना है। तो जो अन्य भारतीय भाषाओं में हो रहा है, अगर देखें मलयालम में या कन्नड़ में, तमिल में हो रहा है, हिंदी में नहीं होता रहा है। इसलिए ना, मतलब मेरा दुख की बात और एक ऐड कर दूँ, ये जो अभी ओएब्स हुआ था ना, आज से 5-6 साल 2016 में 17 में हमने ओएब्स का एक वो बनाया था, थीम पेपर बनाए थे हमने। ये NFDC को हमने प्रपोज किया था कि इंडिया की सारे फिल्म बॉडी को तोड़ देना चाहिए। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी, एक बनाना चाहिए इंडियन फिल्म कमीशन। अभी हुआ है। तो अभी क्या है, हमारी प्लानिंग था कि कोई रीजनल फिल्म करके कोई फिल्म नहीं होगा, भारतीय फिल्म होगा। और सिस्टम ऐसा चाहिए कि आप सब्सिडी देते हो ना, आप सब्सिडी की जो रकम है वो आप ग्रास रूट राइटरों को पैसा दो। क्या होता है, मेरे पास एक थीम है, हाँ मैं स्ट्रगलर हूँ, मेरे पास थीम है, और वो थीम को अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूँ, मुझे 3-4 महीना 5 महीना लिखने देना पड़ेगा। और वो 5 महीना खाऊंगा क्या मैं? घर का किराया कैसे दूंगा? और आप प्रोड्यूसर है तो आप जब तक ना बाउंड स्क्रिप्ट लेके आपके पास जाऊंगा, आप तो मुझे चराना भी नहीं देंगे। तो हमने ये प्रपोज किया था कि एक तो ग्रास रूट लेवल की राइटरों को दो, उनको मदद करो, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरों को सब्सिडी दो। आपको प्रोड्यूसरों की सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टरों को सब्सिडी की। डायरेक्टर के पास अच्छी कहानी पहुंचना चाहिए, और प्रोड्यूसर को पता चले कि मेरी फिल्म कुछ भी हो जाए रिलीज हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो ये हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाए थे, एक जिनमें काफ़ी सारे ये मुझे डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने बहुत मदद किया था। हम लोगों ने ये प्लान किया था। आपने जो इशू उठाया ना, ये मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट को इस बारे में बात करना चाहिए कि सारे इश्यूज हम छोटे छोटे पैमाने में डिस्कशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है।
इस देश की बुनियादी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन वो मैसेज नहीं पहुंच रहा है। उसको पहुंचाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एफर्ट लेना चाहिए, एक केंद्रिकता चाहिए, सेंट्रलिज्म चाहिए, जो काफ़ी सारे फिलोसॉफी में डिस्कशन किया गया था। व्हाई डेमोक्रेसी विदाउट सेंट्रलिज्म इज नॉट अ राइट फार्मूला फॉर अ गवर्नेंस। तो मुझे ये लगता है कि फिल्म मेकर्स का जिम्मेदारी आज के तारीख में बहुत ज़्यादा है, और मैं ये बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार हूँ कि आपको वो पेड़ के नीचे हीरो हीरोइन की दौड़ना भागना या गुजराती और पंजाबी शादी की वीडियो के बगैर कॉमर्शियल फिल्म नहीं हो सकता। ये कांतारा ने प्रूव कर चुका है, केरला स्टोरी ने प्रूव कर चुका है, मैं और 10 नाम दे सकता हूँ जो कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता है बुनियादी इश्यूज को सच्चाई के साथ विथ आवर ओन मीन्स अगर सिनेमा में लेके आया जाए, वो सिनेमा सक्सेसफुल होना कोई वो नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, मैं ड्रीमर तो हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ड्रीमर हूँ। मुझे उम्मीद है चौरक भी लोगों की मन में उस तरह की इम्पैक्ट लाएगा जो इम्पैक्ट केरला स्टोरी ने लाया था, क्योंकि वो भी एक सच था, चौरक की रियलिटी भी एक सच है। मेरा आखिरी सवाल चरक पे ही था कि हम अपनी बातचीत का समापन करें उसके पहले, कि चरक को जो रिस्पांस मिला है वर्ल्ड सिनेमा में, और जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फ्रांस के, यूरोप के या अमेरिका के, जो उनका एक रिस्पांस है आपके पास आ ही रहे होंगे। कान फिल्म फेस्टिवल से जो फीडबैक हमें मिला, जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है, सिपिंग टी सिनेमास, चाय पे चर्चा वाला है उसका नाम, कुछ जो मुझे लगता है। तो सिपिंग टी सिनेमास की ये पहली फिल्म है आपकी प्रोड्यूस की हुई चरक। ईश्वर करे आपके पास बहुत सारा पैसा है इसके बाद, इस तरह की कहानियाँ कितनी और आपके पास ऑलरेडी तैयार हैं? मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरे पास एक तो मुझे लगता है कि ये जो हमने बस्तर बनाए थे ना, बस्तर एक पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया था, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, जो मैंने आपको बताया, इट्स अ सोशल इशू। लोगों की मन में जो एजिटेशन है, लोगों की मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, लोगों की मन में जो ड्रीमलेसनेस है, जो आज के तारीख में एक हताशा फैल रहा है दुनिया में। नौकरी नहीं है, लोगों की बहुत ज़्यादा मेकनाइजेशन हो रहा है। ये जो लोगों की मन में एक इनसिक्योरिटी, एक अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग मैनिफेस्टेशन में इनसिक्योरिटी फैल रहा है, सिनेमा को उसकी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बिखर जाएंगे, इस सोसाइटी बिखर जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं एक रात को एक फैमिली से मुझे बात हो रहा था, बहुत प्राउडली बोल रहा था कि मेरी बेटी तो रात को पास्ता छोड़ के कुछ खाते नहीं है, उनको रात को पास्ता चाहिए या ये पिज़्ज़ा चाहिए। तो मैंने बोला ये डेंजरस है, पास्ता खाना, पिज़्ज़ा खाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन अगर उसकी बगैर अगर उसकी डिनर नहीं होगा तो भयंकर बुरी बात है। ये सिर्फ उसकी नहीं, पूरे देश के लिए विडंबना की बात है। तो ये रोल सिर्फ सिनेमा अदा कर सकता है। तो इसलिए सिपिंग टी सिनेमा में मेरी टारगेट वही है, मैं सिर्फ भारतीय सिनेमा बनाऊंगा, भारतीय इमोशन की बात करूंगा, भारतीय प्रेम, भारतीय वैल्यूज़ उसकी बात करूंगा। ना मैं कोई एग्जेजरेशन या ना ही पंजाबी गुजराती, कोई मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है इट्स अ काइंड ऑफ अ कार्टेन which actually blinded our thought process. I want people should think about their own betterment. इसीलिए आप प्रोड्यूसर बने? इसलिए मैंने प्रोड्यूसर बना। मुझे और कोई इच्छा, मतलब मेरा कोई और वो नहीं है कि मैं कोई स्टूडियो बनाऊंगा। अपनी जैसी कहानियां आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं, इसके और लिए मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम करूंगा कि मैं प्रोड्यूसर बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे बनने के लिए और टाइम मिले तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जो ये बुनियादी रियलिटी को समझते हैं, जो ये बुनियादी इमोशंस को वैल्यू करते हैं, जो हमारी देश की जो भूल गया जो समाज वैल्यूज़ है, जो संस्कृति है, उसको रिवाइव करके लाए। मैंने मेरी पापा की उस बात से ख़त्म करना चाहता हूँ, बिकॉज आपका लास्ट स्टोरी था। मैंने आपको बता रहा था एक दिन कि हमारी बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो हर घर के बाहर
तुलसी मंडप होता है, तुलसी मंडप होता है, वो घर की एक शांति के लिए लगाया जाता है, जो मतलब हमारी आदत हर स्टेट में होगा, हर गांव में होगा। जाते आंगन में जाते हुए उसको हाथ टच करके ऐसे प्रणाम करके जाते हैं। वापसी में भी वही करते हैं, हमारी उधर भी वही है, हमारे उधर भी बंगाल में भी, हमारी जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, अलीपुरद्वार में भी ऐसा ही है। लेकिन वहाँ पे तुलसी की जगह एक मिट्टी के बना हुआ, पीतल की बना हुआ हांडी है, और जिसमें बांग्लादेश की मिट्टी रखा हुआ है, और वो हमारी फैमिली की परंपरा है, जन्मभूमि की मिट्टी है उसमें। हमारी फैमिली की परंपरा है कि जाते हुए और अब वापस आते हुए उसमें टच करके सर पे सुजीत जी अपने आप में तो फिल्म एक कहानी है ये। तो मुझे ये लगता है ये जो इमोशन है ना, ये इमोशन को मरने देना नहीं चाहिए। सिनेमा को मिट्टी से जुड़े रखना है। ये इमोशन देश को रिबिल्ड करवाएगा, यही इमोशन देश को दोबारा बनाएगा। विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा न्यूज़पेपर की हेडलाइन से, विश्वगुरु बनेगा अगर आपकी वो फीलिंग, जो फीलिंग देश को बनाया था एक दिन, वो दोबारा चेंज पर्सपेक्टिव जिस मिट्टी में जन्मे हैं उसी मिट्टी के लिए बने रहना है, अमेरिका में जाके नहीं बस जाना है। थैंक यू सुदीप्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।